हाँ जी बेटा, तो हमारा जो एंजाइम वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। हमने यही पढ़ा था कि बायोटेक में 3 चीज़ें रहती है जो हेल्प करती है। कौन कौन? एंजाइम्स, वेक्टर और कंपिटेंट होस्ट। अब हम दूसरी बात करने जा रहे हैं इन्हीं वेक्टर्स। वेक्टर्स मतलब जो डीएनए को एक से दूसरे के साथ लेके जाएंगे और उनको बाइंड करने में हेल्प करते हैं। वेक्टर्स का मतलब होता है द डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैरी द फॉरेन डीएनए सेगमेंट एंड रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल। वो डीएनए के टुकड़े, वो डीएनए के हिस्से जो कि एक फॉरेन डीएनए को किसी की बॉडी में लेके जाएंगे, वहाँ पर उसको छोड़ देंगे और फिर जो वहाँ पर जाके अपनी कॉपी बनाई, रेप्लिकेट करें, उन्हीं को हम बोलते हैं बेटा वेक्टर्स। वेक्टर्स कई सारे हैं। प्लाज्मिड्स, बैक्टीरियोफेज, बताया था, आ भी चुका कि वो वायरस जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करता है। कोजमिड्स, YAC और BAC की आपके पास फुल फॉर्म पूछी जाती है, ये वेक्टर के नाम है। YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। क्लियर? इनमें से जो सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं वो या तो प्लाज्मिड्स होती हैं या वो वायरसेस होते हैं। तो हम बात करेंगे बेटा प्लाज्मिड। देखो, प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, जब होस्ट की बॉडी में जाएगी तो होस्ट के डीएनए से अपने आप को मिक्स नहीं करवाएगी। ये होता है बैक्टीरिया का डीएनए और ये प्लाज्मिड। कट किया, डीएनए को जोड़ा और इसको जब उस होस्ट की बॉडी में एंटर करवाया जाता है बेटा, तो ये नहीं रहता कि ये जाके उस होस्ट के डीएनए से ही मिक्स हो गई, नहीं, ये उस डीएनए को तो वहाँ पर छोड़ देगी और खुद फिर जो इसका कट हुआ था ये अपने आप को कंप्लीट कर लेती है। इसलिए हमने इनको क्या बोला? सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी कि कभी भी होस्ट के डीएनए के साथ मिक्स नहीं होती। एंड दे फाउंड नेचुरली इन मैनी बैक्टीरिया एंड इन सम ईस्ट, कुछ ईस्ट में और कुछ बैक्टीरिया वगैरह में हमें नेचुरली देखने को मिलती है। क्लियर? अगर हम प्लाज्मिड्स वगैरह की बात करें तो होस्ट की बॉडी के अंदर इनकी 1, 2 और कई सारी कॉपीज देखने को मिलती है बोर्ड में। और नीट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये, एक प्लाज्मिड वेक्टर जिसका नाम है PBR 322, दिखाई दे रहा है? ये डायग्राम चाहे रट लेना बेटा, ये आपके पास मेडिकल एंट्रेंस में 110% आएगा। कैसे? ये डायग्राम बना देंगे, यहाँ पर आपको कुछ नाम दिखाई दे रहे होंगे, इनमें से किसी न किसी नाम को गायब कर देंगे और पूछेंगे कि यहाँ पर कौन सी चीज़ आती है। फिर से कह रही हूँ, बोर्ड में भी ये डायग्राम बनवाना आ चुका कि PBR 322 का डायग्राम बनाओ और इसको नोमेनक्लेट करो। दिस PBR 322 वॉज द फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर। साइंटिस्ट ने जो सबसे पहला आर्टिफिशियली वेक्टर बनाया था वो PBR 322 था और ये बनाया था बोलिवर और रोड्रिगेज इन 1977। PBR 322, तो देखो P से बनेगा प्लाज्मिड, B और R नाम है इसके साइंटिस्ट का, बोलिवर, रोड्रिगेज, और 322 एक नंबर है कि इसको सेम सीक्वेंस में बनाया गया, जैसे 325 भी है, 27 भी है, 28 भी है, 45 भी है, तो सिमिलर वे में 322। ये डायग्राम ध्यान से देखना बेटा। अगर हम इस डायग्राम की बात करेंगे, ठीक है, कि क्यों हम कहते हैं, ये जो क्वेश्चन आता है कि क्यों हम ये कहते हैं कि कोई वेक्टर है उसमें क्या कुछ क्लोनिंग के कैरेक्टर्स होने चाहिए। ज़्यादा नहीं करना, बट इसके बारे में थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। एक बार ध्यान से देखना कि जब हम बात करते हैं इस वेक्टर की, तो वेक्टर के पास जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जस्ट ए मिनट, ये देखो, जिसको कि हम ओरी साइट के नाम से जानते हैं। डीएनए का एक ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पर एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ से कि रेप्लिकेशन शुरू होती है? और वेक्टर के पास भी होनी चाहिए कि प्रोकैरियोट के डीएनए में एक ओरी साइट होती है और यूकैरियोट में कई सारी डीएनए की हमें साइट्स देखने को मिलती है। क्लियर? उसके बाद हम बात करेंगे सेलेक्टेबल मार्कर्स। क्या बोला मैंने? सेलेक्टेबल मार्कर्स, यानी कि कैसे पता चलेगा कि किसको किसके अंदर जाना है।
1 नंबर का भी डेफिनेशन पूछा जाती है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेलेक्टेबल मार्कर्स। कुछ जीन्स रहते हैं बेटा जिनको कि हम सेलेक्टेबल मार्कर्स के नाम से जानते हैं, एंड दे हेल्प इन सेलेक्टिंग दोज होस्ट सेल दैट हैव द वेक्टर्स। सेलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से हम उन होस्ट सेल का पता लगाते हैं जिनमें कि वेक्टर्स होते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्मेंट्स होते हैं, और फिर हम उन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को उनकी हेल्प से क्या कर देते हैं, ख़त्म करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसकी हेल्प से होस्ट के बैक्टीरिया में फॉरेन डीएनए, और हमें पता है कि बैक्टीरिया में तो प्लाज्मिड्स होते हैं, तो यही पता लगाया जाता है कि क्या जिस बैक्टीरिया में हम डीएनए डाल रहे हैं उसमें पहले से ही कोई और डीएनए है, यानी कि कोई और प्लाज्मिड है। और ऐसे जीन्स जो रहते हैं वो पर्टिकुलर किसके लिए होते हैं, हमने कहा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। प्लाज्मिड वाला चैप्टर निकालना और वो निकालोगे किंगडम मोनेरा में, टाइप ऑफ प्लाज्मिड्स है, पढ़ना एक बार, है ना। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जैसे कि जब आप ये डायग्राम ध्यान से देखोगे बेटा, यहाँ पर भी आपको सेलेक्टेबल मार्कर्स दिखाई दे रहे होंगे। ये देखो इधर राइट हैंड की तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है, टेट्रासाइक्लिन दिखाई दिया। इधर देखो एम्पिसिलिन के लिए है, और इनका एक नाम जरूर पूछा जाता है, या तो इसको हटा देते हैं या इसको ये पूछा जाता है कि किसका है। लेफ्ट और राइट साइड का याद रखना। राइट साइड में आपको मिलेगा जो सेलेक्टेबल मार्कर, वो किसके लिए होता है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर वो जीन्स होते हैं जो कि टेट्रासाइक्लिन के लिए रजिस्ट होते हैं, और इधर ये होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन बोथ आर सेलेक्टेबल मार्कर्स। नाम पूछा जा सकता है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है, कुछ भी आपके पास ये लोग दे सकते हैं। तीसरी चीज जो इसके पास है वो है क्लोनिंग साइट, या जिनको कि हम रिकॉग्निशन साइट्स के नाम से जानते हैं। आपको कई सारे अजीब अजीब से नाम दिख रहे होंगे, SAL1 दिखाई दे रहा है, PVU, यानी कि सबसे पहले हमने पढ़ी ओरिसाइट। ये जो 2 चीजें हैं यहाँ पर, ये है सेलेक्टेबल मार्कर्स। इसके अलावा जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इनको हम बोलते हैं क्लोनिंग साइट्स। PBR 322 की जब हम बात करेंगे, यहाँ पर बहुत सी क्लोनिंग साइट यानी कि जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अपना काम करता है। ध्यान से देखना, PST1 किधर है, जो ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है जस्ट इसके ऊपर। फिर है PVU1, दीज आर लोकेटेड विद इन द AMP एम्पिसिलिन जीन। बेटा इनको यहीं के यहीं लिखना पड़ेगा। देखो ये लाइनिंग बना रखी है। एम्पिसिलिन में आपको 2 क्लोनिंग साइट दिखाई दे रही है, PST1 और PVU1, और ये यहीं पर ही बनेगी। क्लियर। टेट्रासाइक्लिन में जो 2 साइट याद रखनी है उनका नाम है BAMH1 और SAL1। PST1 PVU1 किस में बनेगी, एम्पिसिलिन में, और BAMH1 और SAL1 बनेगी टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन में। इसके अलावा और भी रेस्ट्रिक्शन साइट है, EcoR1 दिखाई दी, CLA1, HIN, D3, PVU2, ये नीचे की साइड रही। बेटा जो नाम जहां पर है कंफ्यूज मत होना, जो नाम जहां पर है उसको एज इट इज बनाना। क्लियर। इन रेस्ट्रिक्शन साइट का टेट्रासाइक्लिन या एम्पिसिलिन में होने का मतलब है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। वैसे तो काम करेगा नहीं, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब इन रेस्ट्रिक्शन साइट पे काम करेगा तो ऑटोमेटिकली, अगर मान लो भाई मैं ये चाहती हूँ कि किसी के अंदर टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंस जीन आ जाए, इस जीन को मैं उठा नहीं सकती, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यहाँ से लेके यहाँ तक कट कर देगा, तब मैं उसको उठा के जब लेके जाऊंगी तो इसकी वजह से वो जो रेजिस्टेंस जीन है वो उठ के चले गए। ये फंक्शन होता है इन्हीं रिकॉग्निशन साइट का यहाँ पर। क्लियर। कि आराम से एक रिकॉग्निशन का मीडियम प्रोवाइड कर देती है। क्लियर हुआ बेटा। अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करेंगे तो बैक्टीरियल सेल में हर जगह मोस्टली बहुत सी ऐसी बैक्टीरियल सेल रहती है जो कि अलग अलग एंटीबायोटिक के लिए क्या रहती है, रजिस्ट रहती है। क्लियर। आपको यही करना था। देन उसके बाद आते हैं वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स
इन प्लांट एंड एनिमल, इसके बारे में भी पूछा जाता है, ये नेक्स्ट चैप्टर के अंदर भी आएगा। एग्डोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस पूरा का पूरा एक टॉपिक है। प्लांट्स और एनिमल्स में भी वेक्टर जीन रहते हैं जो कि क्लोनिंग यानी कि उन डीएनए को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। और एक बैक्टीरिया, ये हमारे सेकंड चैप्टर में आएगा बायोटेक के, कि सोइल का बैक्टीरिया जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। इट इज ए पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकोट प्लांट। बेटा ये एक टाइप की डिजीज कोज करता है जिसको कि हम ट्यूमर डिजीज के नाम से जानते हैं। ट्यूमर डीएनए और इसके उसी वैरायटी को यूटिलाइज किया, कैसे कि जो ट्यूमर कोजिंग जीन्स थे उनको तो हटा दिया। बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया में का जो डीएनए है वो डिजीज कोज करता है प्लांट में। तो जब साइंटिस्ट ने ये चीज देखी तो सोचा कि क्यों ना इसके जो डिजीज कोजिंग जीन है उनको तो हटा दे और कोई अच्छी चीज डाल दे। इसी बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को लिया जो ट्यूमर को कोज कर रहे थे, उन जीन्स को हटा दिया और उनकी जगह उस चीज को डाल दिया जो कि उस प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। समझे इस चीज को? टीडीएनए जो कि ट्यूमर कोज करता है, उस डिजीज को हम बोलते हैं क्राउन गोल ट्यूमर। और जो ट्यूमर फॉर्मेशन होती है वो किसकी वजह से होती है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, यानी कि बेटा क्या किया गया, उस प्लाज्मिड में से उन कैरेक्टर्स को निकाल दिया गया। बैक्टीरिया इज द नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। जेनेटिक इंजीनियर क्यों बोला? डॉक्टर्स या साइंटिस्ट ने थोड़े ना उसको कहा था कि भाई तू जा और प्लांट्स के अंदर डिजीज खोज कर, वो तो ऑटोमेटिक प्लांट के अंदर जाके क्या करता है? डिजीज खोज करता है। तो क्या किया बेटा, कई बार क्वेश्चन आता है नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कौन है? जो साइंटिस्ट ने नहीं बनाया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। प्लाज्मिड में जो कैंसर कोज करने वाले थी एबिलिटी, प्लांट्स में भी कैंसर होता है, ट्यूमर होता है, उसको तो हटा दिया, अच्छे कैरेक्टर्स डाले और फिर इसको यूज किया। इसका नाम याद रखना, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग। रेट्रोवायरस के बारे में तो हम सब जानते हैं। वो क्या करता है? नॉर्मल सेल्स को क्या करता है? कैंसरस सेल के अंदर चेंज कर देता है। जो उनकी बेकार चीजें थी उनको हटाया गया, ढंग की चीज डाली गई और फिर डिजायरेबल जीन डाल के प्लांट या एनिमल में उनको ट्रांसफर कर दिया गया। ये होते हैं प्लांट्स या एनिमल्स में वेक्टर के काम। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैक्टीरियोफेज वेक्टर, वो वायरस जो कि बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं। अब हमें पता है वायरस के बारे में जो बैक्टीरिया में एंटर कर सकता है। कई बार एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में नहीं जाएगा, लेकिन ये तो पता है ना कि वायरस बैक्टीरिया में जा सकता है और हमें वायरस के थ्रू बैक्टीरिया में हम क्या करेंगे? कोई भी चेंज करवा लेंगे। आपको सिर्फ इसका नाम और इसके बारे में 4 या 5 लाइनें याद करनी है कि जो ये बैक्टीरियोफेज वेक्टर होते हैं बेटा, ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहले जिनको कि हम बोलते हैं लैम्डा फेज वेक्टर, और दूसरे जिनको कि हम बोलते हैं M13 फेज वेक्टर। अगर अब एक 2 लाइनें बताऊंगी तो समझ में नहीं आएगा, इस चीज़ को फिर हम नेक्स्ट ही वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है।